हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का म्यूजिल आईएएस में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहित कुमार चौहान। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और आज की डेट है 3 नवंबर 2020। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। देखिए, आज का पहला जो टॉपिक है वो है ओनली हाईटेक सर्विस इंडस्ट्रीज़ कैन नाउ ओपन इन दिल्ली। जो सीएम केजरीवाल हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को या फिर जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कम से कम करें और जो हाईटेक सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दें। इन्होंने बोला है पॉल्यूशन कॉजिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल हैव टू शिफ्ट टू हाईटेक और सर्विस सेक्टर। और इन्होंने बोला है कि हम प्रमोट करेंगे एक ग्रीन दिल्ली को। देखिए, काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोज़ल रखा था कि वो परमिट करें सिर्फ हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्रीज़ को, कि जितने भी दिल्ली में नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनमें सिर्फ हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्रीज़ सेटअप होनी चाहिए। और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ओल्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ में उनको एनकरेज किया जाएगा, क्या तो वो शट डाउन हो जाए या वो स्विच कर लें सर्विस सेक्टर की तरफ। देखिए, अभी हो क्या रहा था कि जितनी भी हाईटेक इंडस्ट्रीज़ और सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वो दिल्ली से मूव आउट कर रही थी टू अदर पार्ट्स ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। सीएम केजरीवाल का एक और चीज़ कहना है कि दिल्ली एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब दिल्ली सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए, होता क्या है कि जो सर्विस सेक्टर है या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें हम ऑफिस कैटेगरी में डालते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें मोस्टली जाना पड़ता है कमर्शियल एरियाज़ की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये जो दिल्ली का मास्टर प्लान था उसमें बताया गया था। जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली में कमर्शियल रेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं और ऑफिस अफोर्डेबल नहीं है, और इसी वजह से जितनी भी आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वो गुरुग्राम और नोएडा की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? दिल्ली विल गेट रिड ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ कैसे? आयरन, स्टील, प्लास्टिक, ऐसी इंडस्ट्रीज़ से दिल्ली को निजात मिलेगी। और जब इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी तो मोर सर्विस इंडस्ट्रीज़ विल बी ओपन इन दिल्ली। और इससे फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्रीज़ दिल्ली में शिफ्ट होना स्टार्ट होंगी। ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ में सर्विस सेक्टर जो है, इसमें कौन कौन से टाइप के ऑफिसेज इंक्लूड होते हैं? जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर्स हो गए, मीडिया कंपनीज़ होगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ होगी, आईटी सर्विस हो गया, इंटरनेट और ईमेल प्रोवाइडर्स हो गए, कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज होगी जैसे ईमेल, कॉल सेंटर्स, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग। इस टाइप से ये आपकी दिल्ली को एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि अभी तक दिल्ली की जो आपने सूरत हाल देखी है वो कुछ इस टाइप की है। ये वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली का, और दिल्ली में मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज़ ऐसे ही हैं, अगर आप कभी जाएंगे तो इतने ही ज़्यादा कंजस्टेड हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा ओडिशा से। देखिए, ओडिशा आज भी इलीगल ड्रग्स का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है इंडिया में। तो रिसेंटली में ये न्यूज़ में क्यों है? इलिसिट कैनबिस कल्टीवेशन है वो अभी भी फ्लरिश हो रहा है ओडिशा के रिमोट एरियाज़ में। और इसी में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने एक प्रोग्राम प्रपोज किया है कि वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ये फाइंड आउट करेंगे कि किन किन रिमोट एरियाज़ में कैनबिस का कल्टीवेशन हो रहा है। और इसमें इन्होंने एक सिटीज़न रिपोर्टिंग ऐप भी मूट की है। मूट मतलब प्रपोज करी है। ओडिशा एक लीडिंग कैनबिस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। ओडिशा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा रेड्स करी, बट फिर भी रियल टाइम बेसिस पे वो इसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे कि पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट ने 4 करोड़ प्लांट डिस्ट्रॉय किए हैं। देखिए, 4 करोड़ प्लांट की बात कर रहे हैं जिनकी टोटल कीमत 4000 करोड़ से ऊपर की है पिछले 5 साल में।
कौन से एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ये ग्रो की जाती है? मलकानगिरी एरिया, संबलपुर, देवगढ़, रायगढ़, गजपति, इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा इनका इलिसिट कल्टीवेशन होता है। ये प्रोग्राम प्रपोज किया गया है स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा और इन्होंने बोला है कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे फॉर डिटेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ हेम्प। हेम्प क्या होता है? ये एक वैरायटी है कैनबीज की, ये आप देख सकते हैं, ये हेम्प की इमेज है। और इन्होंने बात की है एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन की जो आपकी फील्ड लेवल ऑफिशियल्स के लिए होगी और इसमें एक मैकेनिज़्म होगा जिसमें कि सिटीज़न रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इल्लीगल कल्टीवेशन को। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है ये इंक्रीज़ करे दोनों ही तरीके के स्पेशल मतलब इन एरिया एंड इन टेम्पोरल रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस और एडवांस एल्गोरिथम यूज़ किया जाए इन इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए और स्पेशल मॉडलिंग के लिए। देखिए ये आपका सैटेलाइट इमेज है जिसमें आपका आप देख सकते हैं कि इल्लीगल कल्टीवेशन हो रहा है किसी रिमोट एरिया में और ये आपको प्रोवाइड करवाएगा रिलायबल जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग अथॉरिटीज़। देखिए ये आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप मेंस पर्सपेक्टिव से है और ये पीसीएस टाइप एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू डिटेक्ट ड्रग कल्टीवेशन थ्रू सैटेलाइट इमेजिंग। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेड सैंडर्स से रिलेटेड। देखिए न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इट्स अबाउट ओनली एक्सीडेंट, पर जिस चीज़ से रिलेटेड है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रेड सैंडर्स आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये ट्री होते हैं, मोस्टली रेड कलर के होते हैं, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रेड सैंडर्स अपने रिच ह्यू एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। इनका यूजेस बहुत सारी जगह पे होता है जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल प्रोडक्ट्स में, फर्नीचर, वुड क्राफ्ट और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ये प्लांट एंडेमिक है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। और 2004 में रेड सैंडर्स का एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर दिया गया था। 2004 में काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी तो इसका एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर दिया गया था क्योंकि उस वजह से इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1980s में रेड सैंडर्स को प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दिया था, पर 2012 में इंडिया को साइट्स की तरफ से कोटा दे दिया गया कि आप कुछ अमाउंट का रेड सैंडर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि डीजीएफटी ने परमिट कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ रेड सैंडर्स जो कि आपका कल्टीवेटेड लैंड से आ सकता है। पहले क्या होता था, जो भी एक्सपोर्ट होता था वो जो रेड सैंडर स्मगलर्स से बरामद होता था उसे स्टेट्स अपने अपने हिसाब से सेल करते थे या एक्सपोर्ट कर देते थे। मतलब कोई प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट एंटिटी इसे सेल नहीं कर सकती थी, बस पब्लिक ऑफिसेज हैं वही इसको सेल कर सकते थे आउटसाइड इंडिया, और वो भी सिर्फ वही रेड सैंडर्स जो आपके स्मगलर्स से बरामद हुआ है। प्रोक्योर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम। पर अब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि जो भी आपका कल्टीवेटेड लैंड से, इवन जो फार्मर्स रेड सैंडर्स को कल्टीवेट कर रहे हैं उन लैंड से भी हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब फार्मर्स अपने फार्म पे ट्री को उगा सकते हैं और उसे काट के बेच भी सकते हैं। और देखिए जो रेड सैंडर्स है इसका एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब इंडिया में इसकी उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। और ये जो स्टेप है ये बहुत ही बड़ा स्टेप माना जाता है फार्मर्स के लिए डीजीएफटी के द्वारा, क्योंकि ये जो फार्मर्स हैं रेड सैंडर्स के उनको बहुत बेनिफिट करेगा। हमारा अगला टॉपिक है केरला से। केरला पीसीएस ने ये बोला है कि जो 10% कोटा ईडब्ल्यूएस के लिए है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए ये टॉपिक तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम 10% कोटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें जान लेते हैं। जो ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा गवर्नमेंट लेके आई थी वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था, और इसके साथ ही आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) ऐड कर दिए गए थे। आर्टिकल 15(6) में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और स्पेशल मीजर्स बोले गए थे कि स्पेशल मीजर्स लिए जाएंगे फॉर एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस।
और देखिए आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड बात करता है, एजुकेशन से रिलेटेड, और आर्टिकल 16 पब्लिक जॉब्स से। आर्टिकल 15(6) में 10% कोटा दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, पर ये कोटा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो ऐड किया गया है वो है आर्टिकल 16(6). इसमें 10% कोटा दिया गया है गवर्नमेंट पोस्ट में, और ये जो 10% कोटा है ये ओवर एंड अबाउ 50% कैपिंग जो निर्धारित की गई थी कोर्ट के द्वारा उससे ऊपर है। और हमें एक और चीज़ जाननी होगी कि इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है कि वो रिजर्वेशन डिसाइड कर सके स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट खुद फ्री है, वो अगर इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं 10% कोटा को तो वो अपने हिसाब से कर सकती हैं। जैसे सभी स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद सभी स्टेट ने एक साथ ही इस ऑर्डर को अप्लाई नहीं कर दिया था, सब स्टेट थोड़े थोड़े टाइम पे इस ऑर्डर को अप्लाई कर रहे हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड। अभी कुछ टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला वो स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे उन एमपीज़ का ट्रायल चलाने के लिए जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस चल रहा हो। तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है इसको क्वेश्चन किया है और ये बोला है कि जो कोर्ट्स हैं वो ऑफेंस सेंट्रिक होने चाहिए, ना कि ऑफेंडर सेंट्रिक। इसका मतलब क्या है ऑफेंस सेंट्रिक? मतलब मान लीजिए वुमेन से रिलेटेड आपने कोई ऑफेंस किया है, या चाइल्ड से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है, नारकोटिक से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है, तो जो कोर्ट्स हैं वो ऑफेंस सेंट्रिक होने चाहिए। और ऑफेंडर सेंट्रिक कैसे होंगे? स्पेशल कोर्ट्स बना दिए जाएं, जैसे कि मेल के लिए, फीमेल, ट्रांसजेंडर, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसको क्वेश्चन किया है और बोला है कि कोर्ट्स जो भी हों वो ऑफेंस सेंट्रिक हों और ना कि ऑफेंडर सेंट्रिक। इसमें एक 3 जजेस कमेटी बैठाई गई है जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेगी। ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अगर कोई एमएलए एमपी पॉक्सो एक्ट के अंडर ऑफेंस किया है, या फिर नारकोटिक्स के अंडर उसने ऑफेंस किया है, करप्शन में कोई ऑफेंस किया है, तो उसको पॉक्सो से रिलेटेड या फिर चाइल्ड से रिलेटेड जो कोर्ट्स हैं उसमें ही उसको ट्राई किया जाना चाहिए, ना कि उसके लिए एक स्पेशल कोड बनाया जाना चाहिए। अगर कोई नारकोटिक से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है तो उसको एनडीपीएस एक्ट में ही उसे ट्राई करा जाना चाहिए, ना कि कोई इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए। और देखिए जो हाई कोर्ट ने जो कमेटी सेटअप की है ये कन्फ्रंट करेगी 2017 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। हुआ क्या था, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो 12 स्पेशल कोर्ट सेटअप कर सकते हैं टू एक्सक्लूसिवली ट्राई क्रिमिनल पॉलिटिशियंस। मतलब जो भी आपके क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं उनको ट्राई करने के लिए स्पेशल 12 कोर्ट आप सेटअप कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट की ही एक और 3 जजेस बेंच जस्टिस NV रमन्ना के अंडर इस चीज़ को देख रही है कि जो भी ट्रायल्स हैं पॉलिटिशियंस से रिलेटेड जो काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं उनको कैसे जल्द से जल्द ट्राई किया जाए। और देखिए इस आर्टिकल में एक टर्म यूज़ की गई थी एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट। मतलब जो बंदा पार्टी नहीं है उस केस में पर वो फिर भी इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज़ और इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। देखिए अभी आपको भी पता है बिहार इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ADR की रिपोर्ट आई है। ADR क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसकी रिपोर्ट आई है और इसमें ये बताया गया है 32% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। बिहार की 89% असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर या जिन्होंने डिक्लेयर किए हैं क्रिमिनल केसेस अपने ऊपर। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे पार्टीज़ को कि वो रीज़न दें, वो जो कैंडिडेट चूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है या फिर जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, तो उसको चूज़ करने का रीज़न क्या है। और देखिए इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को जिनमें भी आपका 3 या 3 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होते हैं, तो उन्हें
रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज घोषित किया जाता है। पहले ऑन एन एवरेज ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज 50% रहती थी, पर ये पहली बार देखा गया है कि 89% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनमें 3 या 3 से ज़्यादा कैंडिडेट पे क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई इफ़ेक्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे दोबारा पार्टीज से बोला है कि आप रीज़न दीजिए कि वाई कांट यू चूज़ कैंडिडेट जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हों। और देखिए, इससे रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने भी अपना एक ऑर्डर पास किया था कि जिन लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं उन पार्टीज़ को अपने क्रिमिनल चार्जेस, जो भी कैंडिडेट के क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको एटलीस्ट 3 बार किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। यही आप भी जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था इस चीज़ को लेके कि आउटसाइडर्स उनके यहाँ पे आके उनकी लैंड को परचेज़ कर लेंगे या फिर उनकी ज़मीन को ख़रीद लेंगे। तो इसी चीज़ पे क्लैरिफिकेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए न्यू लॉ लेके आई है जिसमें कि उन्हें ये बोला गया है कि उनकी 90% ऑफ द लैंड इज़ प्रोटेक्टेड। मतलब उनका जो फार्म लैंड है ये प्रोटेक्टेड रहेंगे किसी भी परचेज से फ्रॉम आउटसाइडर। और उन्होंने ये भी कहा है जो प्रीवियस लॉज हैं वो एंटी पीपल थे, अब जो नया लॉ है दैट विल बी इन फेवर ऑफ द पीपल। और इस लॉ के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि पहले काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस थे पुराने लॉज में, कि डिफरेंट लॉज में डिफरेंट आपके प्रोविजंस दिए गए हैं लैंड को लेके। जैसे बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट में 182 कैनाल्स फिक्स्ड किए गए थे, सीलिंग लगाई गई थी 182 कैनाल की। और एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट में यही चीज़ 100 कर दी गई थी, 100 स्टैंडर्ड कैनाल्स की सीलिंग लगाई गई थी। और अब का जो लॉ है वो बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव है। और गवर्नमेंट ने ये भी आश्वासन दिया है कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर से बाहर का हो। तो देखिए, ये का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आप अपने सजेशंस प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि किस चीज़ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग यूज़हिल IAS। Stay connected.